नमस्कार, मैं मनदीप कुमार तो आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी रिलेशन भर्ती 2023 के बारे में। यहाँ दो बुक्स बताई गई है आपको, आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ और अग्निवीर भारतीय थल सेना जीडी अभ्यास पेपर्स। इन बुक्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो साइंस के हैं, जो विज्ञान के हैं, उसके बारे में हम यहाँ थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं और उनका सॉल्यूशन जो है वो क्या है। तो आगे चलते हैं। जैसे कुछ जो प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं उनमें से एक प्रश्न जैसे मैं बात करता हूँ, पोलियो किसके कारण होता है। तो पोलियो जो है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बैक्टीरिया, कवक, वायरस और इनमें से कोई नहीं। तो पोलियो का जो है वो होता है वायरस के कारण। वायरस के कारण पोलियो जो है, पोलियो नाम की बीमारी वो होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वायरस। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो है वो है यूरिया उर्वरक है। तो यूरिया जो है वो किस तरीके का उर्वरक है। पहला ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजेनियस, दूसरा दे रखा है पोटेशियम आधारित, तीसरा दे रखा है फास्फोरिक और चौथा दे रखा है मिश्रित। तो नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो भूमि में बहुत जरूरी है पौधों के विकास के लिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे यूरिया उर्वरक जो है वो होता है नाइट्रोजीनियस। तो नाइट्रोजन जो है उसको बोलते हैं, नाइट्रोजन जिसमें अधिकता में होता है वो होता है नाइट्रोजीनस। अब तीसरा जो क्वेश्चन है ये है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन इम्बू, जोसेफ प्रिस्टले और ग्राहम बेल। तो ऑक्सीजन की खोज जो है वो इन 4 वैज्ञानिकों में से जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। इसमें जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन का अगर योगदान देखें तो वो ऊर्जा द्रव्यमान संबंध जो है वो दिया था उन्होंने, ग्राहम बेल का टेलीफोन ने दिया था। उसी तरीके से जॉन इम्बू, इन्होंने भी, ये भी एक आविष्कारक थे, बट जोसेफ प्रिस्टले जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं। तो देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल है इंद्रधनुष। जैसे इंद्रधनुष जो होता है उसमें प्रकाश के जितने भी रंग होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो 7 रंग जो होते हैं हमको पता है सेपरेट होते हैं। तो प्रकाश जो होता है, जो श्वेत रंग का होता है, उसमें 7 रंग होते हैं। और 7 रंग क्या होते हैं, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं बे, जा, नी, ह, रे, पी, ना, ला। बैंगनी, जामुनी, हरा, नीला, पीला, लाल। तो इस तरीके से ये 7 रंग होते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 7। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। एक दे रखा है गोइटर, एक दे रखा है स्कर्वी ऑप्शन, एक दे रखा है बेरीबेरी ऑप्शन और एक दे रखा है रिकेट्स ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्कर्वी जो होता है, इसकी बात अगर करें तो स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। बेरीबेरी जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। गोइटर या गलगंड ये एक ऐसा रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये है गोइटर। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं, ये पुराने किससे ही रिलेटेड है। जैसे मिट्टी में पौधे उगाने के लिए डैश किसका होना जरूरी है। तो देखिए वैसे तो अधिकतर तत्व जो है वो जरूरी है पोषण के लिए, एक तत्व से तो काम नहीं होता है, लेकिन सबसे जरूरी जो है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो पौधे उगाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब आगे देखते हैं हम प्रश्न को। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शरीर का किसी वस्तु से घर्षण पर क्या उत्पन्न होता है। तो देखिए हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर या कोई भी वस्तु जो भौतिक वस्तु है वो एटम से मिलके बनी होती है, परमाणु से बनी होती है। तो जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक टेबल पे मैं बैठा हूँ और इस तरीके से शरीर का, मेरा हाथ का घर्षण हो रहा है किसी अन्य वस्तु से, टेबल से। तो होता क्या है कि मेरी 2 वस्तुओं के मध्य घर्षण से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब वो ट्रांसफर हो गए तो एक जो वस्तु है उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और एक वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो धनावेश आ जाता है। अब जैसे ही हम हटते हैं, जैसे ही हम उस वस्तु से थोड़ा सा दूर जाते हैं, तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उससे विद्युत उत्पन्न होती है।
तो यहाँ से हम देखेंगे तो घर्षण के कारण विद्युत उत्पन्न होती है। यहाँ से देखेंगे तो प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, गरजना नहीं होता है, ध्वनि इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अब हम आगे आते हैं इस प्रश्न पे। एक कप में दूध वाली चाय है, दूसरे कप में बिना दूध वाली चाय, काली चाय है। ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, दूध वाली चाय है और दूसरे कप में काली चाय है। यदि दोनों का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कौन सी चाय पहले ठंडी होगी यदि वातावरण का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या खास बात है, एक तो है दूध वाली चाय जो सफ़ेद रंग की होती है, एक है काली चाय। अब भौतिकी में एक सिद्धांत है कि काली वस्तुएं जो है वो ऊर्जा का अवशोषण भी बहुत अच्छा करती है और ऊर्जा का उत्सर्जन भी उतना ही अच्छा करती है। तो अब काली चाय है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी। पहली बात तो उत्सर्जित क्यों करेगी, क्योंकि इसका तापमान ज़्यादा है, वातावरण का तापमान कम है। तो काली वस्तु जो है, काली चाय जो है, ऊष्मा का उत्सर्जन अच्छी तरीके से करेगी, ज़्यादा करेगी कंपैरिजन में किसके, दूध वाली चाय के। तो अब जितना ज़्यादा कोई वस्तु उत्सर्जन करेगी उतना ज़्यादा उसका तापमान जल्दी कम होगा, तो काली वस्तु का तापमान जल्दी कम होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं काली चाय जो है, बिना दूध वाली काली चाय, ये सबसे पहले ठंडी होगी। दूध वाली चाय सफ़ेद रंग की है, ऊर्जा का उत्सर्जन कम करेगी, तो ये देर से ठंडी होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। आगे चलते हैं। अब आगे का प्रश्न है, दूध में दही का जमना कौन सी प्रोसेस से होता है या इसको हम क्या कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है दूध का दही में जमना, ये है लैक्टोबैसिलस। ये एक प्रक्रिया होती है जिससे दूध जो है ये दही में जम जाता है। इसका सही उत्तर है, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो दूध का दही में जमना जो है लैक्टोबैसिलस प्रोसेस से होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देखिए ये सारी गैसेस हैं, वायुमंडल में सारी गैसेस है, बट यहाँ प्रश्न में हम देखें तो स्पेशली क्या दिया हुआ है, प्रचुर मात्रा। प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस उपलब्ध है। तो नाइट्रोजन का अगर हम परसेंटेज देखेंगे तो 78% है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज देखेंगे तो करीब करीब 21% है। तो यहाँ से ये कुल मिला के हो जाता है 99%, और बाकी जो गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस है, तो करीब करीब 1% है। तो प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस अवेलेबल है, वो नाइट्रोजन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न क्या कहता है, ओरियन क्या है। ओरियन जो है एक तारामंडल है, कई तरीके के तारामंडल है, तो ओरियन भी एक तरीके का तारामंडल है एक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है तारामंडल। ग्रह जो है या उल्का या आकाशगंगा, ये इसके करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये इनके रॉन्ग आंसर्स है। आगे देखते हैं वो। अब आगे का प्रश्न है, नमक का रासायनिक फार्मूला क्या है। नमक जो है उसका जो रासायनिक सूत्र है वो है NaCl। KCl जो है पोटेशियम क्लोराइड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है NaCl। नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है वो NaCl होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है। अब यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और ये सभी। देखिए सारे तत्व जो है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो गया ये हो गया। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन जो है ये इस तरीके से जरूरी है तत्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, ये सभी। आगे देखते हैं। अब ये पुराने प्रश्न से ही रिलेटेड है, ये किस तरीके का क्वेश्चन है दे दे। यहाँ देखते हैं, किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है। ये है सफ़ेद, काले, हरी और इनमें से कोई नहीं। जैसा अभी भी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको कि काले रंग की वस्तुएं जो होती है वो ऊष्मा का अवशोषण सबसे अधिक करती है और ऊष्मा का उत्सर्जन भी सबसे अधिक करती है। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है काले रंग की वस्तुएं सबसे अधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है। इनका उत्सर्जन की अगर बात करें तो सफ़ेद बहुत कम, न्यूनतम जो है वो सफ़ेद रंग अवशोषित करता है। हरा जो है वो सफ़ेद और काले के बीच में अवशोषित करता है।
तो उस तरीके से यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हुआ वो हुआ बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। न्यूक्लियर रिएक्टर में बाहरी जल का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, मॉडरेटर, एटॉमिक स्मैश, कूलेंट और एक होता है फ्यूल। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैं अगर थोड़ा सा गहराई में जाऊं तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में वो यूरेनियम की छड़ से टकराते हैं। तो यूरेनियम की छड़ से टकराते हैं और यूरेनियम की छड़ से टकराने के बाद यहाँ पे जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो करीब करीब 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और इसके आगे एक और यूरेनियम की छड़ रखी रहती है ताकि ये प्रक्रिया कर सकें। अब अगर ये न्यूट्रॉन बहुत तेज़ी से इस यूरेनियम से टकरा रहे हैं तो प्रक्रिया जो आगे की है वो नहीं हो पाती है, तो इनको धीरे करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इनको धीरे करने के लिए क्या है कि यहाँ पे भारी जल जो होता है यहाँ पे इसके बीच में प्रयुक्त किया जाता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है भारी जल से टकरा के और थोड़ा सा धीमा हो जाते हैं, तो इसको बोला जाता है मॉडरेटर। मॉडरेटर मतलब मंदक, मॉडरेट जो करता है, धीरे जो कर देता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है मॉडरेटर। ये कूलेंट का काम नहीं करता, एटॉमिक स्पेस का काम नहीं करता, फ्यूल जैसे आपको अधिकतर मैंने बता ही दिया वैसे तो कि यूरेनियम वगैरह जो है ये फ्यूल के प्रयोग में आता है। तो भारी जल जो है वो मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक्स की सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आप इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।